हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हम लोग हिंदी को स्टार्ट किया था। तो हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ा था कि भाषा क्या होता है। फिर इसके बाद हमने भाषा की अवस्थाएं देखी थी, 3 प्रकार की मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी। और इसके बाद हमने भाषा के प्रकार देखे थे। 3 प्रकार की मानक भाषा थी, इसमें अन्य अन्य प्रकार में मानक भाषा थी। हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हम लोगों ने हिंदी में भाषा चैप्टर स्टार्ट किया था। तो भाषा के अंतर्गत हमने देखा था भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद इसकी अवस्थाएं देखी थी, उसके बाद इनके प्रकार देखे थे, उसके बाद भाषा का परिवार देखा था, और उसके बाद भाषा के अंग देखे थे, और कुछ हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें देखा था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। तो आप लोग भी हेडिंग डालिए, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। आप लोग छोटे छोटे टॉपिक बना के पढ़ोगे गाइज, तो आपको काफ़ी जल्दी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको अच्छी भी लगेगी। तो देखिए गाइज, हिंदी भाषा का जो विकास प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है, जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, उत्पत्ति जो मानी जाती है सिंधु नदी से। पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, और उसमें ऑप्शन दे देगा सिंधु नदी से। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी को ये नाम किससे मिला? ये मिला है ईरानियों से। जो पारसी लोग होते हैं, जिन्हें ईरानी कहते हैं, उनका जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पारसी लोग जो होते हैं, ये जो 100 का उच्चारण करते हैं, जो आपका 100 का जो उच्चारण होता है, एक मिनट गाइस, 100 का जो उच्चारण होता है वो कैसे करते हैं? वो हौ के रूप में करते हैं। वो 100 को हौ बोलते हैं। इसीलिए जो सिंधु है, जो सिंधु नदी थी, उन्होंने क्या बोला? जो सिंधु नदी को उन्होंने हिंद, और यही हिंद से आगे चलकर हम जब भाषा का विकास पढ़ते हैं, तो उसमें हमने देखा है ना किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। संस्कृत होती है, प्राकृत होती है, पाली होती है, अपभ्रंश, अवहट, और फिर हिंदी। तो इस प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद हिंद हिंद, और हिंद से बाद में हिंदी हो गया। ठीक है। और देखो, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में कई बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि जो हिंदी है, जो आपका ये हिंदी शब्द है, ये किस भाषा का है? तो याद रखिए, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो हिंदी है, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब इसके बाद हम हिंदी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटा के हिंदी भाषा का वर्गीकरण स्टार्ट करता है। तो आइए गाइज, आप लोग हेडिंग बना के लिखिए, हिंदी का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण। तो देखिए गाइज, हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। हिंदी भाषा के वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो सबसे पहला जो होता है प्राचीन आर्य भाषा, जो प्राचीन आर्य भाषा है। फिर इसके बाद जो सेकंड बांटते हैं इसे मध्यकालीन, ये मौ है गाइज, मध्यकालीन। और इसके बाद एक है तुम्हारे आधुनिक भाषा, जो हमारी वर्तमान की है। ठीक है, आधुनिक भाषा, एक मध्यकालीन भाषा, एक आधुनिक भाषा। जो प्राचीन आर्य भाषा है, इसे भी आगे चलकर हम 2 भागों में बांटते हैं। इसमें तो एक आती है आपकी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति आती है। और इसमें जो दूसरा आता है, ये आपका लौकिक संस्कृति, लौकिक ये संस्कृति। ठीक है। जो वैदिक संस्कृति है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो लौकिक संस्कृति है, इसका 1000 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे आपने देखी होगी वैदिक संस्कृति, इस समय क्या हुए थे, इनके जो एग्जाम्पलों में अगर हम देखें तो वेद हुए थे, उपनिषद हुए थे, आपने ब्राह्मण ग्रंथ देखे होंगे, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय तैत्रेय, है ना। तो इस प्रकार के जितने भी ये चीज़ें जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, और इसके बाद लौकिक संस्कृति में आप जितने भी महाकाव्य, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपको लौकिक संस्कृति में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन में। तो मध्यकालीन जो है, इसका जो टाइम पीरियड आता है ये 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से और लगभग ये 1100 ईस्वी तक, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक। और इसके अंतर्गत जो आता है, इसमें आपका पाली भाषा आता है, इसमें आपका प्राकृत भाषा आता है, इसमें आपका भ्रंश आता है, और इसी में आपका क्या आता है, अवहट्ट। और जो पाली का जो टाइम पीरियड माना जाता है, वैसे इतना तो आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के आपकी जो 1 ईस्वी हुई थी, ठीक है, जो प्राकृत थी, ये प्राकृत आपकी 1 ईस्वी से लेकर ये आपकी 500 ईस्वी तक। जो आपकी अपभ्रंश थी, ये 500 ईस्वी से लेकर के आपकी 1000 ईस्वी तक थी। जो अवहट्ट थी आपकी, ये आपकी 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक, ये इनका टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है गाइज। और फिर इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भाषा। जो आधुनिक भाषा का टाइम पीरियड है वो आपका 1100 ईस्वी से और वर्तमान तक। ये आपका 1100 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक। और हिंदी इसी के अंतर्गत आती है। हिंदी का जन्म यहीं पे। तो आप लोगों ने देखा, जो प्राचीन आर्य भाषा थी, वो कौन सी थी, वो आपकी थी संस्कृत। अब देखो ना, मैंने आपको कल हिंदी भाषा की जो अवस्थाएं बताई थी, उसमें मैंने आपको 3 प्रकार की भाषाएं बताई थी, अवस्थाएं बताई थी, 3 प्रकार की भाषा की अवस्थाएं। एक तो पहली अवस्था के अंतर्गत वे भाषाएं थी जिनके क्या है, स्रोतों का अभाव है। और उसमें हमने एक एत्रस्किन भाषा देखी थी जो इटली की है, जिसके स्रोतों का क्या है, अभाव है। फिर इसके अंतर्गत हमने दूसरी अवस्था के अंतर्गत वे भाषाएं देखी थी जिन्होंने क्या किया है, उनके जानकारी भी है, उनके स्रोत भी हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ है। वो जैसी आज से 100 साल पहले थी, 200 साल पहले थी, 500 साल पहले थी, वैसे ही आज भी विद्यमान है। इसके अंतर्गत हमने जापानी देखी थी, कोरियन देखी थी और अंडमानी लैंग्वेज। फिर हमने जो तीसरी अवस्था के अंतर्गत भाषाएं देखी थी कि जिन भाषाओं ने क्या किया, समय के साथ साथ अपने को क्या किया, विकास किया, अपने को अपडेट किया। तो उसके अंतर्गत हमने ये चीज़ें देखी है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो हिंदी है ये कहाँ से निकली है, ये निकली है आपकी संस्कृत से। तो संस्कृत को आप लोग कहते हैं ना कि हिंदी की जननी जो है वो आपकी संस्कृत भाषा है। तो आप लोगों ने देखा, जो प्राचीन आर्य, जब वैदिक काल था, जब हम वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं इतिहास में, तो 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय संस्कृत थी। फिर मध्यकालीन में आते हैं, फिर पाली आती है। ये पाली कौन सी है, जब आपके गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। जो प्राकृत भाषा है ये महावीर स्वामी वाली भाषा है। फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर धीरे धीरे ये भी टूटते रहे, अपभट्ट, फिर इसी से आगे चल करके हिंदी का जन्म। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वप्रथम जो हिंदी का प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो आपका किया था अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। इसे तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी भाषा का जिसने सबसे पहले प्रयोग किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत जो है, संस्कृत को हम क्या कहते हैं, ये जो संस्कृत है इसे आप आर्य भाषा भी लिख सकते हैं। संस्कृत जो है आर्य भाषा है, ठीक है। और भारत की जो प्रथम भाषा है पाली, जो भारत की प्रथम भाषा है, भारत की प्रथम भाषा, ये आप कहेंगे किसको, पाली को। ये तो वैदिक हो गई, और ये क्या हो गई, पाली भाषा हो गई। और जो पाली भाषा थी, ये गौतम बुद्ध के उपदेश भी इसी में ही है, गौतम बुद्ध के उपदेश, ठीक है। और जो प्राकृत भाषा है ये मैंने आपको बता दिया है, महावीर स्वामी के। और एक क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश, जो आपकी अपभ्रंश है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू, ठीक है, ये आपका कहते हैं स्वयंभू को, अपभ्रंश का वाल्मीकि। वाल्मीकि से तात्पर्य है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, तो उसी प्रकार जिस प्रकार रामायण की रचना करी, तो इन्होंने भी क्या करी, एक पौमचर्य नामक रचना लिखी। उनकी जो रचना है पौमचर्य, क्वेश्चन आएगा कि पवनचर्या किसकी रचना है, तो ये आपकी किसकी है, स्वयंभू की रचना है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पवनचर्या का जो अर्थ होता है एक प्रकार से राम काव्य, ठीक है, राम काव्य इसका अर्थ होता है। और जो अवहट्ट होता है, जो अवहट्ट होता है, अवहट्ट को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का अपभ्रंश, इसे कहते हैं आपका अपभ्रंश का अपभ्रंश, ठीक है गाइस। एक मिनट रुकिए आप। सो गाइस, थोड़ा संसाधनों का अभाव है, इस चक्कर में थोड़ी ये ऐसा हो जाता है। आप लोग बाकी नोट कर सकते हैं। एक मिनट गाइस रुकिए। कहाँ चला गया हो? अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा गाइस, तो मैं इसे, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा कि मैंने बताया आपको, भारत की जो प्रथम भाषा थी वो पाली थी। गौतम बुद्ध ने इसमें उपदेश भी दिए थे। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू, इन्होंने पवनचर्या की रचना की। और मैंने आपको एक अवहट्ट जो है, इसमें एक पॉइंट ये बताया है कि इस अवहट्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें जगह नहीं बची हुई है। इसे कहेंगे अपभ्रंश का अपभ्रंश, किसे, ये कहेंगे आपका अवहट्ट को, ये कहेंगे आपका अवहट्ट को, अपभ्रंश का अपभ्रंश। या फिर इसे परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो गाइस, ये था हमारा हिंदी का वर्गीकरण। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए, आपको यही चीज़ आएगा, इनका एक कालक्रम आएगा कि सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले कौन सी। तो देखो, आपने सबसे पहले देखी, सबसे पहले आर्य भाषा थी आपकी, संस्कृत आती है, ठीक है, सबसे पहले संस्कृत आती है। संस्कृत के बाद आपकी कौन सी आती है, ये आपकी पाली आती है। पाली के बाद आपकी कौन सी आती है, ये आपकी प्राकृत आती है। प्राकृत के बाद आपकी कौन सी आती है, अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश के बाद आपकी कौन सी आती है, अवहट्ट आती है। अवहट्ट आती है। अवहट्ट के बाद आपकी कौन सी आती है, हिंदी। तो कभी पूछ लेगा कि प्राकृत के बाद किस भाषा, कौन सी भाषा का वो हुआ था, विकास हुआ था, तो उसके बाद अपभ्रंश हुई थी। अपभ्रंश से पहले कौन सी थी, तो ये प्राकृत। तो इस प्रकार से आप लोग इसे ध्यान में रखिए कि इसीलिए मैंने आपको सारा ये फ्लो के माध्यम से बताया कि सबसे पहले इसे हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। और जो प्राचीन आर्य भाषा है, इसके भी 2 भेद हैं, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। इसके अंदर भी हमने देखा, इसके एग्जाम्पल। फिर मध्यकालीन में हमने देखा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, इनसे संबंधित हमने फैक्ट भी देखे। फिर इसके बाद हम आते हैं आधुनिक हिंदी में, और हिंदी का जन्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है गाइज। तो ये था गाइज आज का लेक्चर। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हिंदी की बोलियाँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।